नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये आप सभी जानते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए एनडीए की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब तक 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो बात कही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि राहुल अपने बीते बिहार के चुनावी दौरों में अपनी हार को भांप चुके हैं और वो एक बार फिर से अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी धांधली की गई। राहुल ने एक्स पर मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से एक लेख लिखा, पोस्ट किया और चरणबद्ध तरीके से बताया कि उनके अनुसार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली हुई। अब राहुल ने इसे चुनाव कैसे चुराया जाए इस प्रकार की बात की। नाम दिया चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, जहां जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी वहां फर्जी मतदान कराना और सबूतों को छिपाना, इस प्रकार की बातें। राहुल ने इन 5 पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप बताया, दावा किया कि इन्हीं तरीकों से बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है, समझिए इसको। जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने चुनाव में हार के बाद, विफलता के बाद इस प्रकार से ठीकरा चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर फोड़ा हो, यह कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है। आप लोग भी भली भांति वाकिफ होंगे। केस हारे तो कोर्ट दोषी, चुनाव हारे तो आयोग दोषी। बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक जीते तो सब कुछ ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार जब गले से नहीं उतरी तो उन्हें ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग सब में खामियां दिखने लगी। चुनाव आयोग बार बार कांग्रेस आदि विपक्षी दलों के इन आरोपों का जवाब दे चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अपने मुंह पर पड़े धूल को साफ करने के बजाय आईने में कमी निकालने में लगी है। या फिर राहुल गांधी एंड कंपनी सब सच जानते हुए भी जनता को मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को यह समझ नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया कैसे काम करती है। वे बड़े अच्छे से सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्टता नहीं, अराजकता है। जी हां, और यही कारण है कि इतिहास के बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर होने की बौखलाहट में हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी प्रक्रियाओं के बारे में मतदाताओं के मन में संदेह, असहमति जानबूझकर क्रिएट कर रही है। आज यही बात बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के इस बयान को शर्मनाक और हार का डर बता रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव है और राहुल गांधी ने यह टिप्पणी इसी को देखते हुए की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र वाली चुनावी चोरी बिहार में दोहराएगी। तो क्या राहुल गांधी का यह बयान बिहार में उनके हार के डर को दर्शाता है? बड़ा सवाल है। या फिर यह जनता को बरगलाने वाला कोई कांग्रेसी टोटका है? जिस हार के डर से कांग्रेस अपनी जीत को देख रही है, ऐसे में सवाल कई हैं। आज इन सवालों को हम आधार बनाएंगे, चर्चा करेंगे। सवाल देखिए कौन कौन से, समझिए, क्योंकि हमने कह दिया कांग्रेस का नया टोटका है, डर के आगे जीत है। खैर, राहुल सच जानते हुए जनता को मूर्ख बना रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। साथ साथ में एक बड़ा सवाल यह भी कि बिहार में क्या कांग्रेस ने अपनी हार महसूस कर ली है, भांप ली है? संस्थागत प्रक्रियाओं के बारे में भ्रम फैला रहे हैं क्या राहुल गांधी? डर के आगे जीत वाला क्या यह कांग्रेस का कोई नया टोटका है? करेंगे इस पर चर्चा, बनाएंगे इन सवालों को आधार। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी प्रतिक्रियाएं आपको जरूर सुननी चाहिए। जीत हासिल हो गई महाराष्ट्र में, तब कुछ बोले नहीं, तब चुपचाप रहे, तब ईवीएम अच्छा था। से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है।
इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में। कि इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं। अब जो स्वयं से पराजित है, आदरणीय राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लगातार हार का एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और कांग्रेस पार्टी भी जो बुझा हुआ दीपक है उसमें घी डालने का काम कर गई है। इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है। और महाराष्ट्र में जो मुद्दे थे, जो हमने इलेक्शन कमीशन में पूरा प्रतिनिधिमंडल भेजकर रखे थे, वही तो है कि जितने 48-49 लाख वोट बढ़े सब भाजपा को। शाम को परसेंटेज आ रही, कुछ 10-10, 15% बढ़ा के दूसरे दिन सुबह बताई जा रही है। एलिगेशन बहुत सीरियस एलिगेशन है। बंगाल, ये महाराष्ट्र, दिल्ली में हम लोग देखा है और बंगाल में ममता बनर्जी वो पकड़ लिया था। हम लोग ये देखा कि दूसरे स्टेट से वोटर लिस्ट से उठाकर यहाँ का बंगाल का वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। वो कैसे हुआ? ये वोटर्स नंबर्स बढ़ गया था और दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से यहाँ पे वो लोग डाल दिया था। ये बंगाल में ये पकड़ा गया है और महाराष्ट्र, दिल्ली में वहाँ पर जो अपोजिशन मैन था उसको तो उस टाइम में ये पकड़ना चाहिए था। थैंक यू। तो जहां जहां कांग्रेस जीत जाए वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां जहां हार जाए वहां ईवीएम के माध्यम से बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधलीबाजी की, इस प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है। और अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में जिसका चुनाव सामने खड़ा है उसको लेकर भी राहुल गांधी ने यह आरोप लगाए हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में जरा जान लीजिए, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ कनेक्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष कोटाडिया, मेरे नाम राशि है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी कनेक्ट हो गए। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आई सिंह भदौरिया जी, सीधा सवाल आपसे। सबसे पहले, राहुल गांधी जी बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश क्यों करते हैं? बिहार चुनाव सामने, उससे पहले यह बयान आना, किस प्रकार से इसे देखा जाए? है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातें वो लेके आ जाते हैं कि स्पष्ट उनकी मानसिकता हो जाती कि हाँ, जनता उन्हें नकार चुकी है और वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अब जहां ये जीत जाते हैं वहां पर ना तो चुनाव आयोग इनके लिए खराब होता है, ना वहां संविधान खराब होता है, और जहां हार जाते हैं और जहां हारने की उम्मीद है जी, वहां चुनाव से पहले ही कहने लग जाते हैं वहां तो ईवीएम जो है ना ठीक नहीं है, वहां चुनाव आयोग ठीक नहीं है, बीजेपी को जिताएगा। तो ये ओछी मानसिकता का परिचय देते हैं राहुल गांधी। इसलिए आज देश राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता है कि राहुल गांधी जब कहते हैं तो लोग सिर्फ उसको एक कॉमेडी समझ के सुन लेते हैं, इससे ज्यादा उसको सीरियस नहीं लेते हैं। और आज विपक्ष के नेता जरूर हैं, मगर राहुल गांधी एक्चुअली देखा जाए तो उनके अंदर जो योग्यता है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से सदन में उनकी जो चर्चा आप सुनिए, तो सिर्फ कॉमेडी से और बढ़ के और उनके अंदर कुछ नजर नहीं आता। तो लोग सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से उन्हें सुनते हैं, उन्हें और बाकी इससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए, कोई ऐसा भी विपक्ष का नेता होगा जहां राजनीति की बात हो, राजनीति करिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, मगर जब ये सेना हमारे दो देशों का ठीक है भदौरिया जी, आप बने रहिएगा, हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी
का इसके पीछे तर्क भी है। वो ये कह रहे हैं, वो कुछ आंकड़े रखते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज एकाएक बढ़ जाता है, 48-50 लाख वोटर बढ़ जाते हैं, हमने डेलीगेशन चुनाव आयोग भेजा, हमने वहां पर जाकर शिकायत की, इस प्रकार की बातें भी वो कर रहे हैं। तो इनकी बातों में, इनके आरोपों में आधार की बात भी ये कर रहे हैं। इस पर भी मैं आऊंगा, आपसे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह जी भी हैं, आशीष कटारिया भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। मैं रुद्र प्रताप सिंह जी की तरफ बढ़ूं उससे पहले कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता आशीष, उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगा। आशीष, राहुल गांधी बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा मेच्योरिटी उनमें नहीं है अभी, इसलिए इस प्रकार की बचकाने बयान वो देते हैं। जहां जहां जीत जाते हैं वहां सब ऑल इज वेल है, जहां हार जाते हैं या जहां हारने का डर रहता है, इसकी वजह से इस प्रकार के बयान देते हैं। समाहित कीजिए आशीष जी। ये किताब आपके टीवी के सामने पूरे देश को दिखा रहा हूं। देश के संविधान की किताब है ये, जिसमें कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है। भारत का संविधान सर्वोपरि है। राहुल गांधी जी ने जो आक्षेप किए हैं उसको मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1 पर बताया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने वाली पैनल पर कब्जा किया गया। दूसरे स्तर पर यदि आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि फर्जी तरीके से वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। तीसरे तौर पर अचानक से वोटर टर्नआउट रेशियो को बढ़ा दिया गया कि जिसके माध्यम से जो 12,000 विधानसभा की सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी, वहां पे फर्जी वोटरों को लिस्ट में जोड़ा गया। मैं आपको आंकड़े देता हूं कि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 31 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि केवल 5 महीने में विधानसभा चुनाव के पूर्व 41 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया। ठीक है। अब आप देश के लोगों को पूछता हूं मैं कि 5 साल में 31 लाख मतदाता, 5 महीने में 41 लाख मतदाता, इतने मतदाता कहां से आए? राहुल गांधी जी ने मांग की है कि चुनाव आयोग जब चुनाव की वोट की गिनती हो रही थी, 5 बजे के बाद का जो डाटा है वो जारी करे आधिकारिक तौर पर, उसकी वीडियो फुटेज जारी करे और फर्जी। ठीक है, आप बने रहिएगा। ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए आशीष, उसके बाद हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। चूंकि आपने जब अपनी बातचीत की शुरुआत की, आपने जब जवाब देना शुरू किया, सबसे पहले आपने संविधान की वो प्रति दिखाई। लेकिन सवाल यही है कि जिन संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में राहुल गांधी जी खड़ा कर रहे हैं, उसका क्या? आप संविधान को हाथ में लेकर लहराते जरूर हैं, लेकिन उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं को ही आप लोग जो है वो हंसी का पात्र मानते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं इस प्रकार की बात करके, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव आयोग इस पर स्पष्टीकरण दे चुका है तमाम चीजें। खैर, मैं चाहूंगा कि अब वो किताब हटा लीजिए आशीष जी, मैं लौटूंगा तब आप प्लीज दिखाइएगा। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी भी हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, राहुल गांधी ये किस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए आशीष जी, ये कोई नैरेटिव सेट करने वाली बात नहीं है। वो केवल एक अपने आप को चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप उनके 3-4-5 बयानों को अगर पीछे एक हफ्ते में उठा करके देखेंगे तो इसी तरह के केवल उनके बयान हैं। उनके बयान ऐसे नहीं दिखते हैं, वो इतने बड़े करके वो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उस तरह से उनकी सीरियसनेस नहीं दिखाई देती है। और अगर जहां तक बात हो रही महाराष्ट्र चुनाव को या चुनाव आयोग के ऊपर लगने वाले आरोप को, अगर सारे तथ्य हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल पूछिए, और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता संविधान की किताब दिखा रहे हैं उसी को लेकर के आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट निर्णय कर देगा। आप वहां जाने से क्यों करा रहे हैं? हर बार आप केवल आरोप लगाते हैं, और आरोप लगा के भाग जाना ये एक बड़े नेता को कहीं से भी शोभा नहीं देता। मैं कह रहा हूँ कोई भी गलती हो सकती है, कोई भी चीज से आपको शक हो सकता है, संदेह हो सकता है, लेकिन उसको दूर करने का कोई एक तरीका तो होता है। मैं आशीष जी आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा तो इसका ही मतलब थोड़ी आशीष जी गलत हो गया, उसको मुझे सही साबित करना भी होगा ना कि जो मैं बात अपने कह रहा हूँ वो बात सही है या गलत है, तो वो कैसे साबित होगी। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि काफी समय से राहुल गांधी जी सिर्फ इस बात को सोच रहे हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ ये होता है आरोप लगाना। आरोप लगाने से केवल राजनीति नहीं हो जाती, राजनीति लगाने के लिए उस पर आपको मजबूती के साथ डटना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर आप कोर्ट जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि भविष्य को लेकर के बिहार चुनाव में ऐसी गड़बड़ी, हैरानी ये होती है रुद्र जी की
ये लोग इसी ईवीएम से वोट पाकर जीतकर भी आते हैं, ये भी जीते हैं। कई स्टेट्स में इन्होंने जीत दर्ज की है। 2004 का लोकसभा चुनाव, 9 का लोकसभा चुनाव, ये ईवीएम से ही तो जीत कर आए हैं। कहां से जीत कर आए? ये क्या बैलेट पेपर वोटिंग हुई थी? नहीं हुई थी, ईवीएम से हुई थी। यही चुनाव आयोग सब कुछ इस प्रकार की चीजें थी, लेकिन ये लगातार सिलसिलेवार मिलती हार की वजह से इस प्रकार का बयान देना, अब इसको कहां तक जस्टिफाई करेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता? ये भी अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात हो जाती है। एनीवेज, आप बने रहेगा हमारे साथ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भदौरिया जी, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में मिलने जा रही संभावित हार को देखते हुए ये पूरा माहौल अभी से बनाया जा रहा है? जिस प्रकार का बयान आप लोग दे रहे हैं, इन बयानों का क्या आधार है आप लोगों का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यही लाइन बार बार बोल रहे हैं कि बिहार में मिलने जा रही हार को उन्होंने भांप लिया है, इसीलिए इस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, पूरा माहौल अभी से सेट कर रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि बिहार में उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए अभी तक इस तरह की बातें कर दी कि जैसो हम जो है ना अभी से जनता, मगर आज वो ये शायद वो ये नहीं समझते कि आज की पब्लिक बेवकूफ नहीं है जो आप जो उसको समझ रहे हो। आप जिस तरह से आप जो नैरेटिव फैलाते हो, जो बूमर छोड़ते हो, वो दुनिया समझती है कि आप क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो। तो ये पूरा देश राहुल गांधी के बारे में जान चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी भी यही लाल किताब लेके घूमते हैं और उनके प्रवक्ता भी अभी लाल किताब दिखा रहे थे। तो ये संविधान को तो दिखाएंगे मगर संविधान की नहीं मानेंगे। अरे संविधान में यही चीजें तो लिखी है। अच्छा, क्या बीजेपी के तमाम नेताओं को या पार्टी को इस बात का कोई डर सता रहा है क्या कि अगर राहुल गांधी धांधली बताएंगे और आप उसके बाद जीत कर आएंगे तो आपकी वैधता पर सवाल उठेंगे? जिस प्रकार से महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी लगातार ये कहते चले आए, हरियाणा को लेकर लगातार वो कहते चले आए, क्या आपको लगता है बीजेपी के अंदर कहीं कोई डर का माहौल रहता है जब राहुल गांधी इस प्रकार का कोई बयान देते हैं कि भाई अगर हम जीत भी गए तो हमारी वैधता पर सवाल लोग उठाएंगे, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस प्रकार का माहौल बनाएगा तो? देखिए आशीष जी, राहुल गांधी का तो ये चरित्र बन चुका है, झूठ बोलना। वो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर कीचड़ फेंक देना और भाग जाना, तो राहुल गांधी का ये नेचर बन चुका है कि झूठ बोलना और भाग जाना। और इन्होंने एक बार नहीं कितने बार झूठ बोला। इन्होंने तो हमारे राफेल के ऊपर भी झूठ बोला था, फिर वही कोर्ट में जाके इन्होंने माफी मांग ली। तो राहुल गांधी जब फंसने लगते हैं, जब कोर्ट की बात आती तो माफी मांगने में पीछे नहीं रहते। तो उसी तरह से इनका एक बन चुका नैरेटिव फैलाना एक बन चुका है। अब ये कह रहे हैं कि संविधान, अरे संविधान में ही तो आप जो है ना इन राज्यों में जीते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आप कैसे जीते? इसी ईवीएम से आप कर्नाटक जीते हैं, तेलंगाना जीते हैं, हिमाचल जीते हैं, और ये अगर ये ईवीएम नहीं होती तो फिर आप कैसे जीत गए? मगर समस्या वो है, अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ है, बीजेपी 400 की बात कर रही थी, 240 पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी जो 50 के इर्द गिर्द घूमती थी वो 100 के आसपास आ गई। समाजवादी पार्टी ने एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री यूपी में हासिल की। वो कहां से हासिल की? ये सारी चीजें क्या जनता को नहीं पता क्या? आशीष जी, आप लोग चुनाव आयोग पर उंगली तो उठाते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं पेश कर पाते हैं। ये बार बार जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का बयान क्यों देते हैं कांग्रेस पार्टी के ये बड़े लीडर्स? बड़ी चीज ये है कि जनता सब जानती है, समझती है, मूर्ख किसको बनाया जा रहा है, भ्रमित किसको किया जा रहा है? आशीष जी, देखिए, इन्होंने बात की संविधान की, मैं पुनः संविधान की प्रति दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने जो आक्षेप मढ़े हैं वो आक्षेप तथ्यों के साथ अपने जो आर्टिकल है उसमें उन लोगों ने रेखांकित किए हैं। नंबर 2 पर बात आती है, मैं अभी भी चुनाव आयोग को सवाल करता हूं कि क्या, अरे आप सवाल करते हैं, ठीक है, लाल किताब आप दिखाते हैं, संविधान की कॉपी आप दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लेकर चलते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसको पढ़िए, समझिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आशीष जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये आप लोग सबूत दिखाते नहीं है, सिर्फ उंगली उठाते हैं। कोई सबूत वगैरह भी पेश कर दीजिए, जनता को बता दीजिए, एक्सपोज कर दीजिए चुनाव आयोग को। क्यों नहीं कर पाता एक्सपोज? भाई आप आरोप लगाते, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवालों का जवाब देती है, उसके बावजूद अगले चुनाव में एक नई स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, फिर से कहा जाता है मैच फिक्सिंग। क्यों? सबूत दिखाइए, मैच फिक्सिंग का ही सबूत सवाल है, दिखाइए और सबूत दिखाइए। और दूसरी बड़ी चीज ये भी आशीष जी कि अगर नहीं भरोसा है चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर तो चुनाव में पार्टिसिपेट ही मत करिए। कर क्यों रहे? चुनाव भी लड़ेंगे, माहौल भी बनाएंगे। आशीष जी, हमें देश के संविधान पे भरोसा है। हमने चुनाव आयोग के पास सवाल खड़े किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक प्रत्युत्तर नहीं दिए। इसको लेकर हमने तीखी टिप्पणी भी की थी।
हमारा कांग्रेस का डेलीगेशन आधिकारिक तौर पर हमने शिकायत भी दर्ज की है। आज राहुल गांधी जी ने अपने लेख के माध्यम से सवाल खड़े किए हैं और देश के मतदाताओं को सच्चाई बताइए कि लोकतंत्र में इस प्रकार की धांधलियां होती है और किस प्रकार से पूरी मैच फिक्सिंग की गई। और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी जी ने सचेत किया है कि यदि हम सचेत नहीं हुए सचेत तो किया इसी है प्रकार से आशीष जी, सचेत किया है कि हार स्वीकार कर ली है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम गठबंधन कैसे की बनेगी? सरकार ईवीएम तो है क्या? ये आपको मैं सुनिश्चित करता हूं। अरे ईवीएम तो है क्या, तो कैसे बनेगी? बीजेपी वाले तो वहां एक तरफा जीत जाएंगे 220-30 सीट। अब सर देखिए, ईवीएम का सवाल नहीं है। आपने अगर मुझे सवाल पूछा है तो मैं हरियाणा चुनाव पे भी आपका ध्यान केंद्रित करता हूं कि नहीं, तो मैं आपका ध्यान केंद्रित कर्नाटक की तरफ भी करूंगा आशीष जी, मैं आपका ध्यान हिमाचल की तरफ भी केंद्रित करूंगा, मैं आपका ध्यान 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी केंद्रित करूंगा। ना किया जाए केंद्रित? सर देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। मैं आपको बताता हूं, हरियाणा के चुनाव में जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी उसी दिन जो चुनाव के ईवीएम मशीन है वो मशीन 99% चार्ज थे। मुझे बताइए पूरा दिन रुद्र प्रताप सिंह, आप जरा बताइए, आपने सुना आशीष जी को? मैं समझ गया आशीष जी, इंटरप्ट इसलिए किया क्योंकि मैं बाकी मेहमान भी उनसे बातचीत नहीं हो पाई रुद्र प्रताप सिंह जी से। रुद्र प्रताप सिंह जी, ये जो तर्क दिए जाते हैं अपने नेता के द्वारा दिए गए बयानों के बाद, उसको किस प्रकार से देखा जाए? अब भाई साहब कह रहे हैं कि ईवीएम इतने % चार्ज थी, फिर ऐसा हो गया, वहां पर इतने वोट जो है वो फर्जी जोड़ दिए गए, हमने 5 सवाल पूछे थे, हमको पर्सनली आकर चुनाव आयोग ने नहीं जवाब दिया, उसका हम नहीं मानेंगे, हम कांग्रेस पार्टी जो है वो बिहार में जीतेगी भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई मैच तो फिक्स है। किस प्रकार से इसे देखा जाए और ये जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है बार बार? जनता को प्रभावित नहीं किया जा रहा है, जनता का मनोरंजन किया जा रहा है, क्योंकि जनता इसको मजाक से ज्यादा कुछ समझ नहीं रही है। अभी आप बहुत दूर जाने की क्या जरूरत है? दिल्ली इलेक्शन कितने दिन पहले हुए? बिल्कुल। आप दिल्ली इलेक्शन पे बात कर लीजिए ना, कि आप दिल्ली पे तो बोल ले रहे हैं, दिल्ली में तो आपका 6 बार इलेक्शन से खाता नहीं खुला है, तो दिल्ली में भी ऐसा कुछ रहा होगा। तो सवाल ये है कि अगर आप इस चीज को लेकर के गंभीर हैं, अगर आपके लिए मुद्दा चुनाव आयोग ही है, तो चुनाव आयोग पर राजनीति आप करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन 6 महीने बैठे रहने के बाद अभी आपको एक ध्यान रहे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से इनके मतलब आप कह सकते हैं। अच्छा, आप मुझे जरा समझाइए रुद्र प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी हार की वजह ढूंढने के बजाय बहाने क्यों ढूंढती है? जितना समय ये इधर लगाते हैं उतना समय हार की वजह ढूंढने पर लगाएं, ग्राउंड पर जाएं तो शायद कुछ बेहतर तस्वीर निकलकर सामने आए, उस पर कुछ काम करें। अगर कोई आप ज्ञान देना चाहें तो प्लीज। आशीष जी, भारत जोड़ो यात्रा भी हमने निकाली थी ग्राउंड पर 3570 किलोमीटर की। बैठे जो लोग सोशल मीडिया के द्वारा सोचते हैं कि राजनीति सोशल मीडिया पर होती है, वो दिल्ली कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहा है, तो वो हमेशा इस तरह के बयानों से खुद को तो चर्चा में ला लेते हैं, उसके ऊपर डिबेट हो जाती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और उनके नाम आगे आ जाए। आप नाम निकाल करके देख लीजिएगा कि दिल्ली में बैठे जितने इनके सोशल मीडिया टाइप के नेता हैं, उनको आप चुनाव लड़वा दीजिए। वो दिल्ली में रहकर दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जनता के बीच क्या पकड़ है। आपको अगर चुनाव लड़ना है या देश की राजनीति करनी है तो जनता से जुड़े मुद्दे पर करनी होगी। जब चुनाव होगा, आपने देखा होगा, तो ये पहले से तय हो जाता है कि चुनाव कितने समय बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगना शुरू हो जाएंगे, चुनाव रिजल्ट के दिन। और अगर गलती से कहीं पक्ष में आपके अगर परिणाम आने लगे तो उस पर कोई चीज नहीं होती। तो ये देश की जनता पिछले 8-10 साल से समझ चुकी है कि ये मजाक से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसमें मुझे ये पूरी तरह से लगता है कि राहुल गांधी का जो जिस तरह से उनकी छीछा लेदर हुई है ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, जिस तरह से उनकी बयानबाजी हुई है, तो उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत दिनों बाद मुझे संविधान की किताब दिखाई दी कांग्रेस के प्रवक्ता के हाथ में, क्योंकि बहुत दिन से राहुल गांधी खुद संविधान की किताब अब लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पहले चल रहे थे लेकिन उसको काम नहीं आई, तो अब ये भी लेकर के चलना छोड़ दिए। तो देखिए, मुद्दे आपको अगर आपके पास है, किसी राजनीतिक दल के लिए अगर मुद्दा है तो उस मुद्दे पर आपका विश्वास सबसे पहले होना चाहिए और उस मुद्दे पर आपको लड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग बाइस है तो आप चुनाव से बाइकाट कर दीजिए। आप बोल दीजिए कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हमारी चुनाव आयोग की प्रक्रिया वो संदिग्ध है या कुछ भी है, तो आप बाइकआउट करिए ना, अब मन ना लड़िए बिहार का चुनाव। क्यों लड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? 6 दौरे क्यों कर चुके हैं? वहां पर दौरा करने गए, आशीष जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, दौरा करने गए, 6 दौरा किया,
भांप गए, ग्राउंड की स्थिति आपने देख ली कि दाल नहीं गलने वाली, इसलिए पूरा माहौल सेट किया जा रहा है। छोटा सा जवाब लूंगा, उसके बाद में भदौरिया जी की तरफ। आशीष जी, हमारी लड़ाई देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं से नहीं है, उस लोकतांत्रिक संस्थाओं को भ्रष्ट करने वाले बीजेपी के नेताओं से है। हमें चुनावी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यही बिहार की जनता इनको पटकने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में। भदौरिया जी आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। दोषी ठहराया जा रहा है बार बार ईवीएम को, चुनाव आयोग को, फिर यह भी कहा जा रहा है कि हमें भरोसा भी है। किस प्रकार से इसको आप समझ पा रहे हैं? और जरा मैं चाहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दीजिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, लेकिन जो ये बयान ये लोग देते हैं, उस बयान को अगर हम देखा जाए, उस बयान को अगर हम कोट करके समझें तो समझ में आएगा कि जनता को बरगलाने की कोशिश है। अब जनता के बीच इन संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का भरोसा कैसे बच पाएगा अगर इस प्रकार का बयान ये तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी देते रहेंगे तो? देखिए आशीष, बिल्कुल जो है ना, ये जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, क्या तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं इस तरह की बात फैले। वो कह रहे हैं कि आपका कब्जा है पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर, इस प्रकार की बात अभी कह रहे हैं बैठ के प्रत्यक्ष रूप से। आशीष जी, किस प्रकार का कब्जा आपका? नहीं, अगर हमारा कब्जा होता तो हम 240 लोकसभा में थोड़ी पकड़े थे, तो हमने 400 पार कहा था, हम 400 पार हो जाते। हम क्यों रह जाते? अगर कब्जा ही होता तो हम तो नारा तो हमारा 400 पार का था, मगर हम 240 पे रह गए क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में उतनी जो पकड़ होना चाहिए वो नहीं बन पाई उस टाइम। मगर आप ये देखिए ना कि जब वहां पर इनको 40 से या 99 में पहुंच गए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आज बिहार में जब इन्हें लग रहा है, राहुल गांधी वहां के दौरे कर चुके हैं, वहां का माहौल भाप चुके हैं कि बिहार में इनको मेरा ख्याल है खाता भी नहीं इनका खुल रहा है, इसलिए जनता को अभी से भ्रमित करने लगे। तो ये बार बार इस तरह की बातें करके जनता को मूर्ख समझते हैं। शायद ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, जनता आपको मूर्ख समझती है इस तरह की बातें करने के लिए, क्योंकि देश में संविधान है। आप जब संविधान की कॉपी दिखाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये संसद जो संविधान की जो संसदाएं हैं, चाहे ये चुनाव आयोग हो या अन्य हो, तो राहुल गांधी जब इन पे जब नेशनल हेराल्ड के आरोप लगे हैं, उसके लिए जमानत के लिए बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं, तो ईवीएम हैंग के लिए वकील क्यों नहीं खड़े करते? जाओ आप सबूत पेश करिए ना कि देखिए ईवीएम हैंग हो रही है, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, तो वहां कोई जवाब तो दीजिए। ये पूरा प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी का संयोग पर आधारित है, इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ऐसा लगता है। ये जो हम देखते हैं ना धारावाहिक शुरू होने से पहले, ये वैसे ही कुछ लगता है आप लोगों का मामला। इस सब संयोग पर आधारित है। कोई ठोस सबूत है तो दिखाइए। वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं आप लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में या किसी भी मामले में, जमानतें मिल जाती, सब कुछ हो जाता है। खड़ा करिए यहाँ पे वकील, जाइए कोर्ट, करिए बवाला, क्यों नहीं कर रहे वहां पर? आशीष जी, देखिए, हमें देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा है, लेकिन जहां पर चुनावी प्रक्रिया की बात है, विपक्ष अपना प्रश्न अवश्य खड़ा करेगा और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और जहां तक वकीलों की फौज की आपने बात की है, जब हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है तो आप इतना पार्टी को लेकर क्यों चिंतित है? और राहुल गांधी जी कदापि किसी से डरते नहीं है। ये आरएसएस का काम है डराना, लोगों की सेवा करना। ब्रिटिश हुकूमत के जो पैर झुके गए थे वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। और तीसरी बात आशीष जी मैं बताता हूँ, ये जेल बेल की बातें मत किया करो और जेल में डालने की, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, जिस दिन सरकार बदली उस दिन सारे बीजेपी के नेता अंदर हो गए। मैं आपको ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो प्रतिशोध की राजनीति हमारा कार्य नहीं है। आपकी अभी किताब थी ना, वो जो संविधान की आप प्रति दिखा रहे थे, वो आप ही के लिए नहीं है, वो पूरे देशवासियों के लिए है। उसमें भी नियम कायदे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, चलता है। ये कांग्रेस पार्टी के मूल एजेंडे से नहीं चलेगा। करती है सर। हाँ, इनको मनुस्मृति पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास नहीं है। नहीं, बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की, इस प्रकार की बात आप लोग करते हैं, सबूत आप एक दिखा नहीं पाते हैं। सबूत दिखाइए, कुछ सबूतों पर भी बात कीजिए, कुछ ऐसी बात करिए तर्क मत करिए पूरे टाइम बैठकर। जनता हंस रही होगी। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वो आप लोग जो है यहाँ पर माहौलबाजी कर रहे हैं। इस प्रकार का बयान देना
मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति जो है वो और ज्यादा बनती चली जाएगी। खैर, मेरे पास समय सीमित था, इसलिए मैं डिबेट को यहीं क्लोज करूंगा। रुद्र प्रताप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। भदौरिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, और आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत के लिए। तो बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया को राहुल गांधी ने फिर से दोषी ठहराया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये नया टोटका निकलकर सामने आया है विधानसभा चुनाव से पहले, और हम इसलिए कह रहे हैं ये लग रहा है कांग्रेस का नया टोटका है, डर के आगे जीत है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।